सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर्स को लगातार यहां पे मैं करा रहा हूं और 3 मॉडल पेपर्स मैं करा चुका हूं। ये आपका चौथा मॉडल पेपर है। कुल 5 मॉडल पेपर यानी कि एक मॉडल पेपर और आएगा। इन 5 मॉडल पेपर्स में से आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 5 मॉडल पेपर्स आप सभी लोग करके जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको बता दिया कि यहीं से प्रश्न आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के बैठिए, खुद से सॉल्व करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप प्रश्नों को भी देख पाएंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए इस क्लास को और लाइक कर दीजिए, जिससे सभी लोग जो है क्लास से जुड़ जाएं और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पे कर पाए। इसी तरीके से 3 मॉडल पेपर्स पहले मैं करा चुका हूं, तो 3 मॉडल पेपर्स अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको जाकर के देखने को मिल जाएंगी तीनों क्लासेस। थंबनेल यही है, बस यहाँ पे चेंजेस है। यहाँ पे 3 2 1 इस तरीके से लिखा होगा, बाकी आप जो है देख लोगे इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, मास्टर क्लास भी पढ़ा दिया गया है मेरे द्वारा। तो अगर आप चाहते हैं अपना रिवीजन करना या फिर आपने पढ़ाई नहीं की है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं, तो आपके लिए है मास्टर क्लास। आप सर्च करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ मास्टर क्लास, तो आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसमें पूरा जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपका पूरा सिलेबस लगभग 2 घंटे की वो क्लास है, जिसमें आपका सभी चैप्टर्स 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर मैंने इतने अच्छे से पढ़ा दिया है कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास को। देखिए, शुरू में जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है 5 बहुविकल्पी, 6 लघुत्तरीय और 7 लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, वर्ग 25 से 35 की निम्न सीमा है। तो कोई भी वर्ग लिखा रहे, जैसे 25 से 35 लिखा है, तो ये आपकी होती है निम्न सीमा, ये होती है निम्न सीमा, और ये बाद वाला होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा। और यहां पे आपसे जो पूछा है निम्न सीमा पूछा है, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न आप खुद से उत्तर करते चलिए और खुद से कितना कर पा रहे हैं ये वो नंबर आप जोड़ते चलिएगा और लास्ट में आप बताइएगा कितने नंबर का आप सही कर पाए हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, जो केवल खुद से या फिर 1 से कटती है। फिर इसी तरीके से 3 5 7 11 13 17 ये सब है अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है तो वो है 2। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, यदि a प्लस बी बराबर 12 और a माइनस बी बराबर 2 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे पूछा है। माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे आपको बताना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। आपको ए प्लस बी का मान दिया गया है 12, ए माइनस बी का मान दिया गया है 2, तो 12 दूनी 24, 24 ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, ऋण 16/17 का गुणात्मक प्रतिलोम है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है? वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या का अगर गुणा कर दिया जाए, मान लेते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? x है मान लिया, और तो इन दोनों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। किसी संख्या का गुणा अगर उसके गुणात्मक प्रतिलोम में कर दिया जाता है तो मान 1 के बराबर हो जाता है। ये परिभाषा होती है गुणात्मक प्रतिलोम की। तो उसी के अनुसार यहाँ पे हमने लिख दिया, -16/17 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर x है तो गुणा करने पे मान 1 के बराबर हो जाना चाहिए।
अब 17 को बराबर के उधर भेज दीजिए तो -16 x बराबर हो जाएगा 17, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, 1 में 17 का गुणा 17, x बराबर लिखना चाहेंगे तो 17 बटे -16, या इसी को माइनस जब लगा है तो यहाँ अंश में लगा देंगे। ठीक, तो -17/16 ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में दिया गया है। देखिए चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, माइनस लगा था तो माइनस रह गया, बस पलट जाएगा, 17/16 हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 5 है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, इन 4 संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, ऐसी संख्या जिसे पूर्णांक के अंश और हर के रूप में लिख सकें। तो अब √2 का जो मान आता है उसको हम किसी संख्या के p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मान होता है 1.4, इस तरीके से ये लगभग चलता जाता है, 1.3 या इस तरीके से ये मान जो है वो चलता जाता है और ये खत्म नहीं होता, तो इसको जो है वो हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1.4 के बाद जो है ये मान चलता जाता है, तो किसी पूर्णांक के संख्या के बटे के रूप में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से √8 को देखिए आप, तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, और 4 जो है ये बाहर आ जाएगा, मतलब 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2। इसी तरीके से यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो √2 यहाँ भी बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3.14 को देखिए, तो ये एक दशमलव संख्या है, किसी भी दशमलव संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव हटा दीजिए, 314/100 लिख दिया इसी को, तो ये किस रूप में है, p/q के रूप में ये है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम क्या कह देंगे, ये परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में परिमेय संख्या हमको चुनना था, तो ये परिमेय संख्या है, बाकी तीनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्योंकि वो कर्णी में है। अब इसके बाद देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों में सभी प्रश्न आपने सही कर लिया होगा उम्मीद है। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, यदि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये देखिए एक 7 सेंटीमीटर का ये आपका वर्ग है, इस वर्ग की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर एक वर्ग बनाया जा रहा है। ठीक, तो इसके अंतर्गत वर्ग अगर बनाए और बोल रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त। अब देखिए वृत्त तो इसमें छोटा सा भी बन सकता है और उससे बड़ा और उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो वृत्त होगा वो कुछ इस तरीके से इसको जो है सभी भुजाओं को टच करता हुआ इस तरीके से आपका बनेगा। ये वृत्त जो है तो कुछ इस तरीके से टच करता हुआ ये बनेगा। और ये आप देखिए कि इस वृत्त का जो व्यास होगा, इस वृत्त का जो व्यास होगा आपका, इस वृत्त का व्यास इस वर्ग के वृत्त का व्यास, यहां से लिख लीजिए वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजा। ठीक, यहाँ फिगर से आप देख पा रहे हैं कि वृत्त का जो व्यास होगा, अगर बड़े से बड़ा वृत्त बनेगा तो चारों भुजाओं को अंदर से टच करेगा, और इसका वृत्त का जो व्यास होगा वह वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो वर्ग की भुजा है 7 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास 2r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि आपसे पूछ रहा है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr ये होता है, इसको 2r पाई भी लिख दीजिए चाहे। अब 2r की वैल्यू है 7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, परिधि कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो ये 22 सेंटीमीटर आ जाएगा इस वृत्त की परिधि। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत
बड़े से बड़ा वृत्त जो बन सकता है उसकी परिधि जो होगी वह होगी 22 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान दीजिए जिस भी कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में देखिए फर्श का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। अब आपको फर्श का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, आपको निकालना है एक दीवाल का। तो दीवाल में क्या है, दीवाल में लंबाई है और ऊंचाई है। ठीक, तो लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा दीवाल का क्षेत्रफल, और जस्ट उसके सामने जो दीवाल है उसका भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो 2 लंबाई गुणे ऊंचाई ये हो गया, और फिर उसके बाद 2 दीवारें आमने सामने की और बची हुई हैं, तो वो चौड़ाई और ऊंचाई वाली दीवार है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होगा, और इसी तरीके से उसके सामने वाली चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां से आप फॉर्मूला समझ गए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, 2 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 दीवारों का क्षेत्रफल ये हो गया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल इस तरीके से निकल गया। अब यहाँ पे वैल्यूज, ये फॉर्मूला हो गया आपका, वैल्यूज रख दीजिए। वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे तो 2 गुणे लंबाई है 8, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 धन 20, और ये 52 में गुणा होगा 2 का तो 104 वर्ग मीटर, 104 वर्ग मीटर ये आ जाएगा एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, 3, 5, x, 9 और 11 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान बताइए। अब देखिए कहीं भी आप समांतर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य यहाँ होता है अंकों का योग या आंकड़ों का योग, लिख लीजिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये हो गया समांतर माध्य का फॉर्मूला। और आंकड़े क्या क्या हैं, देखिए समांतर माध्य 7 दिया है तो 7 लिख लीजिए, आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा 3 धन 5 धन 9 धन 11 धन x अलग लिख लीजिए। अब इसके बाद बटे कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है 5 है। अब इधर है 7 और उधर है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 5, तो अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये 7 में इधर 5 आएगा तो गुणा हो जाएगा, और जोड़ लीजिए तो 3 और 5 8 हो गया, और 9 और 11 20, यानी कि 28 धन x, और ये 7 बच्चे 35, और ये 28 इधर आ जाएगा -28 बराबर x, x का मान कितना आ जाएगा 35 में से 28 जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेमी तथा आधार 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ये होता है फॉर्मूला किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ पे आपको क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेमी और आधार 8 सेमी दिया है, तो 8 गुणे 6 कर लीजिए, 2 से काटिए तो 4 और 4 छक 24, और सेंटीमीटर में दिया गया है तो वर्ग सेमी, 24 वर्ग सेमी ये आ जाएगा इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x + 1/x बराबर 2 है। अब x + 1/x का मान जो है आपको दिया गया है जो कि 2 के बराबर है, और जिसका मान आपको निकालना है वहां पे देखिए x का स्क्वायर है प्लस 1/x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अब जो मान दिया है उससे ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका मान पता है इसका दोनों पक्षों में आप वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे
तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a है x, b है 1/x, बराबर 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो यहाँ बटे में x, यहाँ अंश में x कट जाएगा, और 2 गुणे 1 2 आ जाएगा बराबर 4 के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर धन 2 उधर जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 के। तो इस तरीके से ये मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया 2। ठीक, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका भी मान 2 आ गया, जो वैल्यू दिया था उसका भी मान 2 था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, ऋण 7/13 का योगात्मक प्रतिलोम। अब मान लेते हैं माना x है, योगात्मक प्रतिलोम मान लिया x है, तो ऋण 7/13 और x का योग किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। परिभाषा यही कहती है कि किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको दी गई संख्या में जोड़ दिया जाए तो दोनों का मान किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के। तो यहां से -7/13 उधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7/13। जो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो बस जो संख्या है उसका चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। -7/13 का 7/13। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसान था 1 नंबर ये। अब यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अब प्रश्न संख्या 12 से आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो यहाँ तक प्रश्न संख्या 11 तक जो है आपने बिल्कुल सही कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। कितना नंबर सही किया आपने देख लीजिए, और ये 11 नंबर समझ लीजिए कि आपको पास कराएंगे। 12 नंबर आपको कम से कम लाने रहते हैं, तो ये 11 नंबर आपको पास कराने की दहलीज पे ले जाएंगे। और उसके बाद ये जो 2-2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं लघुत्तरी वाले, अब 14 नंबर के, ये आपको अच्छा स्कोर कराएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दोनों सेक्शन हो जाते हैं। पहला सेक्शन आपको पास कराने में, दूसरा अच्छा स्कोर कराने में। ठीक है, और पहले सेक्शन में समझ लीजिए कि 20 मिनट से आपका ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 20 से 25 मिनट, और बाकी समय आपका यही लघुत्तरी में ही जाना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है 1 घंटे के अंदर अंदर ही आप पेपर पूरा अपना सॉल्व कर लें। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 है, यदि AB बराबर 7, A माइनस B बराबर 8, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताइए। तो यहाँ पे आपको a इंटू बी का मान दिया है, a माइनस बी का मान दिया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए सिंपली आपने फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसी फॉर्मूले में देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, तो इसको बराबर के उधर रहने दीजिए, बाकी चीजें इधर ले आइए। ठीक, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab हो जाएगा बराबर के इधर आके। ठीक, और इधर क्या बचा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो गया, ये इधर आ गया a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब जिसका मान हमको निकालना है, उसका मान निकालने के लिए हमको a माइनस बी का मान चाहिए, ए बी का और a माइनस बी का, जिसका सबका मान हमको पता है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, a माइनस बी है 8, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी है 7, तो 7 इंटू a माइनस बी ब्रैकेट में 8। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 8 का 3 बार गुणा धन 3 सत्ते 21 गुणे 8, और ये 8 अठाएं 64 गुणे 8 धन 8 का 8, 8 दूनी 16, 168, और ये 8 चौक 32 हासिल लगा 3, 8 छक 48 और 3 51, 152 धन 168, तो ये हो जाएगा 0 और 6 7 और 1 8 और 1 और 5 6, 680।
वैल्यू कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 680। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेमी है। यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा 6 सेमी चौड़ा तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल जो है आपका फॉर्मूले पे बेस्ड प्रश्न है। बोल दिया कि एक घनाकार, घन के आकार के लकड़ी के टुकड़े का आयतन है 264 घन सेमी। तो अब घन, ये घनाकार नहीं घनाभाकार है, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे भा रहेगा, घनाभाकार। तो घनाभ, क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग है ना, तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन कितना दिया गया है, 264, तो 264 लिख दीजिए। और इसकी टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं, बाकी चीजें गुणे में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 264 भागा 8 गुणे 6, दोनों भाग में आ जाएगा। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, 6 से काटिए, देखिए 6 चौक 24, हासिल लगा 2 और 4 24, 6 चौक 24, 44/8। तो अब ऊपर नीचे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 ग्यारहियम 44। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/2, या इसी को लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई हो जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लघुत्तरीय के हिसाब से, बिल्कुल आपका फॉर्मूले पे बेस्ड प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 156, 221, 364 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, सबसे छोटी संख्या जो है उससे भाग करते हैं उससे बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे 156 से हम भाग कर लेंगे 221 में। देखिए कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 312, जो कि 221 से बड़ा है। तो 156 बार, और अब घटाइए 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचा है और 1 हासिल ले लेंगे, अब 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। ठीक, तो अब इस 65 से भाग देंगे 156 में। इससे पहले जो भाजक है, जहां पे शेषफल मिल गया वहां पे जो भाजक होगा उसमें भाग देंगे। तो भाजक है 156, तो 156 में भाग जाएगा 2 बार, 130, और ये 6 और ये 2, 26 बच जाएगा। अब 26 शेषफल बचा, तो इससे पहले जो भाजक है उसमें भाग करेंगे 26, तो 26 दूनी 52, कितना बच गया 13। अब 13 बच गया तो 13 से इससे पहले जो भाजक है उसमें भाग करेंगे, 13 दूनी 26। अब ये पूरा पूरा कट गया, तो ये 13 जो है, यही 13 हमारा क्या हो जाएगा, ये मासा हो जाएगा इन दो संख्याओं का जिनका हम भाग करते आ रहे हैं। तो 156 और 221 का मासा क्या हो गया, 13। अब इस 13 और 364 का मासा ले लेंगे, तो 13 से अब हम भाग करेंगे किसमें, 364 में। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26 और 10 बच गया, और 4 उतारेंगे तो 13 अट्ठे 104, पूरा पूरा कट गया, यानी कि सारी संख्याओं का जो मासा हो जाएगा 156, 221 और 364 का मासा 13 होगा। मासा कितना आ जाएगा, 13। ठीक, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी वह होगी 13। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है, यदि 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस ये प्रश्न आपको लग रहा होगा। ये अनुपात का प्रश्न, अनुपात आप पढ़ते हैं अपने सेमेस्टर 3 में, लेकिन यहीं पे कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस जो है पूछ लेता है
यहाँ पे आपके डीएलएड में, तो इसलिए थोड़ा बहुत तैयार रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता हो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए। तो अब समानुपात में क्या होता है, समानुपात किस तरीके से दिखाते हैं, देखिए 5:15 समानुपात को डबल अनुपात, इस तरीके से 2 बार अनुपात का चिन्ह और x और अनुपात 105, ये होता है समानुपात। अब जब बोल दिया समानुपाती है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। और समानुपाती होने का यहाँ पे शर्त क्या होता है कि बाह्य पदों का जो गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर। बाह्य पद मतलब बाहर की तरफ जो है, मध्य पद मतलब जो बीच में है। तो 15 गुणे x मध्य पदों का गुणा बराबर हो जाएगा बाह्य पदों के, यानी 105 गुणे 5। x बराबर क्या हो जाएगा, 105 गुणे 5 बटे 15, 15 से 15 सत्ते 105, x बराबर कितना आ जाएगा 35। यानी कि अगर यह समानुपात में है तो x का मान कितना होना चाहिए, 35, 35। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु से 30 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु से 30 वर्ष अधिक है। ठीक, तो माना पुत्र की आयु x है, माना पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के 30 वर्ष अधिक है, तो x धन 30 हो जाएगा पिता की आयु। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। यानी कि 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी रही होगी, पिता की आयु, आज x धन 30 है तो x धन 30 माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व। ठीक, तो ये हो जाएगा x धन 23। ये 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु रही होगी और पुत्र की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, पुत्र की आयु आज x है तो 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7। अब बोल रहा है कि 7 गुनी थी। ठीक, तो यानी कि x धन 23 जो था वह 7 गुना था किसके, x माइनस 7 के। तो अब यहां से निकाल लीजिए, x धन 23 बराबर हो जाएगा 7x माइनस 7 सत्ते 49। x को उधर भेज दीजिए, 49 को इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 धन 49 बराबर 7x और माइनस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा और जोड़िए तो ये 49 में जुड़ेगा, ये 2 और 6 एक 7, 72 हो जाएगा और ये 6x और x बराबर कितना हो जाएगा 72/6 और 1 और 2 12 बार में x का मान कितना आ गया 12 वर्ष। यानी कि पुत्र की आयु हो गई 12 वर्ष और पिता की आयु हो गई 42 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व की अगर बात करेंगे तो पुत्र की आयु रही होगी कितना 5 वर्ष और पिता की आयु जो है वह कितनी रही होगी, वो 7 वर्ष पूर्व 35 वर्ष। ठीक, तो इस तरीके से 7 गुनी रही होगी, तो बिल्कुल सही यहाँ पे आपने निकाल लिया। यहाँ पे अब रख लीजिए पिता की आयु 30 धन 12, 12 धन 30 यानी कि 42 वर्ष। ठीक, तो 12 और 42 ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, यदि एक त्रिभुज ABC है जिसके AB के मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु जो है E है, मिलाया जाता है, यदि DE 7 सेंटीमीटर है तो BC की माप ज्ञात कीजिए। अब एक त्रिभुज बना लीजिए आप सिंपली, यहाँ पे त्रिभुज आपने बनाया, त्रिभुज का नाम आप दे दीजिए ABC, इस तरीके से नाम दे दिया। अब बोल रहा कि जिसके AB के मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु, AB रेखा का मध्य बिंदु जो है वो है क्या D बिंदु और इसके बाद AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु जो है वह E है। यदि D और E को मिलाते हैं
ठीक है, डी और ई को बोला है कि यदि एक त्रिभुज एबीसी जिसके AB के मध्यबिंदु डी और AC के मध्यबिंदु ई को मिलाया जाता है, तो डी और ई को मिलाया जाता है और यदि DE 7 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई आपको बता दिया कितना है 7 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है क्या BC की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक प्रमेय होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है, यानी कि DE जो होगा वह हाफ ऑफ BC होगा, या यहीं से लिख सकते हैं BC जो होगा वह दोगुना होगा किसका DE का। अब DE का मान आपको दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। जो BC का माप होगा वह DE का दोगुना होगा। यह प्रमेय आपको पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्यबिंदु कर लीजिए यहाँ पे, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है, ये लिख दीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां से BC का मान कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, निम्न आंकड़ों से टैली चिन्ह लगा करके संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पे आंकड़े आपको दिए गए हैं और इन आंकड़ों की आपको बारंबारता और टैली चिन्ह लगा करके आपको बारंबारता सारणी बनानी है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे संख्याओं को एक क्रम में आपको लिखना होगा। एक क्रम में लिख लेंगे और जितनी बार जो संख्या आ रही है उतनी बार लिख लेंगे, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है, जिससे हम बारंबारता आसानी से लिख पाएंगे और टैली चिन्ह भी तुरंत लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिंगल डिजिट में सबसे छोटी संख्या जो हमको दिख रही है वह दिख रही है 6, और 6 यहाँ पे एक बार आ रहा है और 6 इसमें और चेक करिए तो 6 आपका एक बार यहाँ आ रहा है, तो 2 बार 6 लिख दीजिए। इसके बाद चेक करेंगे 6 के बाद आता है 7, 7 यहाँ एक बार आ रहा है और 7 को चेक करेंगे 7 यहाँ एक बार आ रहा है, 2 बार 7 लिख दीजिए। 7 के बाद आता है 8 जो कि यहाँ नहीं आ रहा है और यहाँ भी नहीं आ रहा है। अब 8 के बाद आता है 9, 9 देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार और ये 4 बार और ये 5 बार। 9 जो है 5 बार आ रहा है, तो 9 को 5 बार लिखिए। ठीक है, 3 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, तो हमारा 9 5 बार हो गया। और देखिए 6 हमारा छूट रहा है, 6 एक बार यहाँ हमने लिखा, एक बार यहाँ, 6 यहाँ एक बार और आया है, तो 6 को 3 बार कर लीजिए, 6 3 बार आया है। इसके बाद देखिए हमारा 9 के बाद 10, डबल डिजिट में देखिए 14 15 12, 15 14 12, 14 15 12 14, तो 10 नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 एक बार और 2 बार 3 बार, 12 को 3 बार लिखिए। इसके बाद देखिए 13 को, 13 नहीं आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है। 14 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 14 कितनी बार आया 4 बार, 14 को लिख दिया 4 बार। इसके बाद देखिए 15 को चेक करिए, एक यहाँ बचा हुआ है, उधर खत्म ऊपर संख्याएं, ये 2 बार, ये 3 बार और यहाँ पे संख्याएं खत्म होती हैं, तो 15 है आपका जो है वह 3 बार आ रहा है। और इस तरीके से जितनी संख्याएं दी थी हमने सब लिख ली। देखिए कितनी संख्याएं, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, और यहाँ पे देखिए 3 बार 6 है और ये 7 1, तो 4 4 8
4 12, 4 16, 4 20। तो 20 संख्याएं हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे लिखिए पद, फिर बारंबारता, और इसके बाद बना दीजिए आप टैली चिन्ह। तो देखिए कौन कौन से पद आ रहे हैं, लिख लीजिए। पद आ रहा है 6 का, 7 का, 9 का, 12 का, 14 का और 15 का। 6 कितनी बार आया? 6 3 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 7 2 बार आया है। 9 5 बार आया है। 12 3 बार आया है। 14 जो है 4 बार और 15 3 बार। ठीक, बारंबारता को भी जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 10, 13, 4 17, 3 20। 20 संख्याएं। पद जो है 6 3 बार आया है, बारंबारता 3 है। 1 2 3, ये 3 हो गया। और ये टैली चिन्ह 2 और इसका टैली चिन्ह 1 2 3 4 और इस तरीके से क्रॉस, तो ये हो जाएगा 5। और ये 12 का 1 2 3 बार, 14 4 बार तो 4 पाई, और इसके बाद 15 3 बार तो 1 2 3। ये 3 लाइन इस तरीके से। तो ये आपका बन गया क्या? बारंबारता सारणी, वो भी टैली चिन्ह के साथ। तो इस तरीके से ये सारणी आप बना लोगे बहुत ही आसानी से। अब टैली चिन्ह चाहे इधर लिख दीजिएगा, चाहे बारंबारता उधर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने संख्या 18 तक कर लिया। अब कितने नंबर आपके बन रहे हैं 25 नंबर में से, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप जोड़ लीजिए अपने नंबर, कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको कैसी लगी, मॉडल पेपर कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और इसको शेयर करिए अधिक से अधिक। ठीक है, सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग इसी तरीके से कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कर पाए। लाइक करना है आपको और शेयर करना है। और देखिए इसका फ्री पीडीएफ जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे। फ्री पीडीएफ मिल जाएगा इसका, टारगेट यूपी टेट सी टेट। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल हमारा देख पा रहे हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये हमारा ऐप है जिसे डाउनलोड करके आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ अब आने वाला जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ ये सब आपको मिलता है हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पे। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ गए होंगे। इससे पहले कि सभी क्लासेस मैथ के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के सामने जो लिंक दिया है उसमें मिल जाएंगे, और बाकी सब्जेक्ट के भी लिंक दिए गए हैं। सभी विषय इसी तरीके से आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाए गए हैं, कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से। अगर आपको तैयारी करनी है तो मास्टर क्लास सर्च करिए, वहां से आपको जो है पूरा विषय जो है एक ही क्लास में पढ़ने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ गए होंगे। कोई विषय का लिंक कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और लिंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। एक मॉडल पेपर और बचा है, वो कर लीजिए तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से। और जिसने राजन पॉन सीरीज नहीं सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया, तो ये सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सभी जो है मैथ की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।